हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीपीडिया। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे एसएससी सीजीएल 2025 16 सितंबर का थर्ड शिफ्ट। ठीक है, इसके अंदर जो मैथ्स के 25 क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सॉल्व करेंगे। बाकी 12 से लेके 16 सितंबर के जितने भी शिफ्ट हुए थे वो सबका मैथ सेक्शन का सोल्यूशन आपको मेरे प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएगा। आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट बोल रहा है इसे कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो फ्रैक्शन समझ में आता है ना, बाय की टर्म में 27/8 13/4 ऐसे में इसको कन्वर्ट कर देना है भिन्न के अंदर। 3.375 डेसिमल हटा देंगे। 25 4 जा, 25 1 जा, 25 3 जा और फिर देन 25 5 जा। ठीक है, देन 5 8 जा 40, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35। तो आंसर विल बी 27/8। वो कहता है आलोक ने एक बिजनेस को स्टार्ट करा था। आलोक ने एक बिजनेस स्टार्ट करा था जिसके अंदर उसने इन्वेस्ट करा था 90,000। ठीक है, उसके बाद वो कहता है 3 मंथ्स, आफ्टर 3 मंथ्स मतलब ए के ज्वाइन करने के 3 महीने के बाद दीपक ने ज्वाइन करा। अब अगर दीपक 3 महीने के लिए आ रहा है तो हम ये मान लेते हैं अभी तक वो बचे हुए 9 महीने के लिए काम करेगा। तो बी ने ज्वाइन करा कितनी इन्वेस्टमेंट से? 1,20,000 से। ठीक है, आफ्टर 6 मंथ फ्रॉम द बिगनिंग मतलब शुरू से 6 महीने के बाद की बात हो रही है। आलोक इंक्रीजेस हिज इन्वेस्टमेंट बाय 30,000 मतलब 6 महीने तक तो उसने 90,000 ही इन्वेस्ट रखा और बाकी 6 महीने के बाद उसने कितना कर दिया अपना इन्वेस्टमेंट? 1,20,000। अब हम मान लेते हैं 1 साल का पूरा बिजनेस था तो चला कितने टाइम तक? 6 महीने तक, अगले 6 महीने तक। अब वो कहता है दीपक लीव्स द बिजनेस 3 मंथ बिफोर द एंड ऑफ द ईयर मतलब पूरा साल होने से 3 महीने पहले ही दीपक ने बिजनेस को छोड़ दिया। मतलब देखो दीपक ऑलरेडी 3 महीने बाद आया था तो हम मान लेते 9 महीने काम करने के लिए आया था, उसमें भी वो 3 महीने पहले छोड़ के चला गया। तो मतलब दीपक ने टोटल कितने टाइम तक काम करा? सिर्फ 6 महीने के लिए। तो हमसे पूछा जा रहा है उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सबको पता है क्या होता है? कैपिटल इनटू टाइम। इसको रेशियो के अंदर लिया, जो रेशियो निकलता है वही होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। 10,000 10,000 10,000 सब जगह से कॉमन लेके एलिमिनेट कर देंगे। 6 एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ हो गया 12:2 में इन दोनों को प्लस करेंगे 21। तो 3 7 जा और 3 4 जा। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो गया? 7:4। इसको फाइंड द डिफरेंस कैलकुलेट कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर ब्रैकेट को ऑफ करते हैं। बॉड मास के रूल से चलेंगे, ठीक है ना, जैसा लिखा होता है वही करते हैं। तो ये 2 तो ऐसे ही रहेगा। 8 को डिवाइड कर देंगे 5 से तो आएगा 8 6 जा 48, 2 जा और 5 जा प्लस में 1.75। इसको पूरा ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 4.375। इसमें से माइनस करना है 6.4। तो आंसर विल बी 2.025, लास्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहा है इनमें से किस चीज को क्या नंबर सब्ट्रैक्ट किया जाए जो रिमेनिंग है वो प्रोपोर्शनल में आ जाए, क्या हो जाए? समानुपातिक हो जाए। तो कर देते हैं 7 - x अपॉन में 9 - x इज इक्वल्स टू में 8 - x अपॉन में 11 - x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 77 माइनस में 11x माइनस में 7x प्लस का x² इज इक्वल्स टू में 8 9 जा 72 माइनस का 8x माइनस का 9x प्लस का x का स्क्वायर। देखो ये दोनों टर्म्स दोनों मतलब दोनों साइड पे हैं और सेम साइन के साथ हैं तो कैंसिल कर देंगे। 72 यहाँ पे प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 5 इज इक्वल्स टू, इन दोनों को प्लस करेंगे माइनस का 18x और ये दोनों प्लस होंगे माइनस का 17x। मैं इसे इधर भेज दूंगी तो ये हो जाएगा प्लस का 18x। तो यहाँ पे सिर्फ क्या रह जाएगा? x। तो x का वैल्यू कितना आ गया? 5। तो हमें क्या घटाना है? उसमें से 5 को घटाना है। नेक्स्ट देखते हैं। वो कह रहा है इफ 15% ऑफ ए 15% ऑफ ए is equal to 25% of B, then find the ratio of A to B। A और B का रेशियो बताना है। 5 3 जा और 5 5 जा। तो A का रेशियो कितना आया? 5 और B का रेशियो कितना आया? 3। तो रेशियो कितना आ गया? 5:3। ठीक है ना, 3:5 भी टिक कर सकते थे जिसको ना पता हो कि सामने वाला रेशियो होता है।
नेक्स्ट देखते हैं, वो कह रहा है इफ द रेशियो बिटवीन द लॉस एंड कॉस्ट प्राइस, ये है लॉस, 1 का क्या हुआ है उसे लॉस, और कॉस्ट प्राइस उसका कितना था 10, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, रेशियो बिटवीन सेलिंग प्राइस। देखो अगर उसका कॉस्ट प्राइस था 10 रुपए जिसके अंदर उसका लॉस हुआ है 1 रुपए का, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया 1, सेलिंग प्राइस टू कॉस्ट प्राइस, तो और कॉस्ट प्राइस तो हमारे पास 10 ही है, तो सेलिंग प्राइस टू कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 9:10। नेक्स्ट देखेंगे, वो कह रहा है एक जो सम है वो कितना हो जाता है 4 टाइम इट्स ओरिजिनल वैल्यू इन 6 ईयर, तो P से 4P हो जाता है कितने टाइम में, 6 ईयर्स के अंदर, अंडर कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज पे, ठीक है। तो वो पूछ रहा है इन हाउ मेनी ईयर्स इट विल बिकम 16 टाइम, P से 16P कितने टाइम में होगा। अब देखो इसके अंदर क्या करते हैं, ये जो वैल्यू होती है, जो आपका अमाउंट ग्रो हुआ है, वो हमेशा ये जो फर्स्ट वाला है इसी का स्क्वायर होता है या क्यूब होता है। तो 16 क्या है, 4 का स्क्वायर है, तो मैं इसको 4 का स्क्वायर लिख देती हूँ, और यही टाइम सेम नीचे लिखा जाएगा, 6 मल्टीप्लाई कर दो जो पावर का वैल्यू आया है, तो कितने टाइम में हो जाएगा, कितने टाइम में हो जाएगा वो 16 टाइम्स 12 ईयर्स में, 6 2 12 ईयर्स में। अब देखो वो कह रहा है एक टीम के अंदर 80 इंप्लॉइज थे जिनकी एवरेज सैलरी है 62,000, जो टोटल 80 इंप्लॉइज थे उनकी सैलरी दे दी 62,000 का एवरेज, ये एवरेज ही है। 30 का भी एवरेज दे दिया हमें, कितना दिया है 72,000, ये भी एवरेज ही है। फिर उसके बाद कहा है व्हाट इज द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग सैलरी ऑफ द रिमेनिंग एम्प्लॉयज, जो बाकी बचे हुए 50 एम्प्लॉय हैं उनका एवरेज कितना होगा, ठीक है, यही पूछा है। देखो इसे मिक्सचर एंड एलिगेशन के थ्रू करेंगे, तो एम्प्लॉयज का रेशियो कितना हो गया 3:5, इसको भी सिंप्लीफाई कर देंगे तो टोटल एम्प्लॉयज का एवरेज कितना था 62, जो 30 वाले एम्प्लॉयज है उनका एवरेज कितना है 72, हमें ये बताना है एक्स का वैल्यू, ठीक है। इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे, 10 की हमें वैल्यू कितनी दे रखी है 5, मतलब 10 का यूनिट हमें दे रखा है 5, तो एक यूनिट कितने का हो गया 2 का, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए 6, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं यहाँ पे आना चाहिए 6, इन दोनों को आपस में माइनस कर दो, 52 में से अगर आप 6 माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 56, तो जो बाकी बचे हुए 50 एम्प्लॉयज हैं उनका एवरेज सैलरी कितना हो जाएगा 56,000। नेक्स्ट देखते हैं, वो कह रहा है द एवरेज एज ऑफ 19 स्टूडेंट्स 17 ईयर्स, जो 19 स्टूडेंट थे उनका एवरेज एज कितना था 17 साल का। वो कह रहा है एक टीचर ने ज्वाइन कर लिया, अगर अब एक टीचर ने ज्वाइन कर लिया तो जो नंबर ऑफ पीपल थे वो 19 से कितने हो गए 20 हो गए, जिसकी वजह से जो एवरेज है वो 18 हो गया। पहले एवरेज 17 था, अब कितना हो गया 18, मतलब कितने से बढ़ा एवरेज 1 से बढ़ गया। तो हमसे पूछा जा रहा है टीचर की एज कितनी है, तो 17 प्लस में 21 जा 20, तो जो टीचर की एज है वो कितनी हो गई 37 ईयर्स। नेक्स्ट देखते हैं, वो कह रहा है एक जो स्फेयर था, एक गोला था, वो कंप्लीटली कंटेन्ड विद इन अ सिलेंडर, एक सिलेंडर है उसके अंदर एक जो स्फेयर है वो कंप्लीटली इसी के अंदर है, ठीक है। अब वो कह रहा है द हाइट एंड द डायामीटर ऑफ सिलेंडर इज मैचिंग, डायामीटर किसके बराबर है हाइट के बराबर, जो उसका व्यास है बेलन का, जो व्यास है इसका वृत्त का वो बेलन की हाइट के बराबर है, ठीक है। गिवन द वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, हमें स्फेयर का वॉल्यूम दे रखा है, जो ये स्फेयर है इसका वॉल्यूम कितना है 36 पाई। अब वो हमसे क्या पूछ रहा है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ वैकेंट स्पेस इनसाइड द सिलेंडर, जो ये सिलेंडर के अंदर ये जो स्पेस बची हुई है इसका हमें क्या बताना है, एरिया बताना है कि कितना बचा हुआ है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सिलेंडर में से माइनस कर देंगे स्फेयर को, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से माइनस वॉल्यूम स्फेयर कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा वैकेंट स्पेस। अब देखो ये वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है, गोले का वॉल्यूम 4/3 पाई आर का क्यूब, ये किसके बराबर है 36 पाई के, 4 1 जा 4 9 जा, पाई से पाई कैंसिल, तो आर क्यूब का वैल्यू कितना आया 3 × 3 × 3, तो आर का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया 3। अगर मेरे पास आर का वैल्यू 3 है तो डायामीटर और हाइट बराबर है, तो हाइट कितनी हो जाएगी 3 2 जा 6, ठीक है। तो मैं पहले सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लेती हूँ, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई आर का स्क्वायर एच,
तो पाई को पाई ही रहने देते हैं, क्योंकि सब मतलब आंसर्स के अंदर भी सब पाई है। पाई आर कितना आ गया मेरे पास 3, 3 3 ज़ा 9, इनटू में 6, तो 9 6 ज़ा 54 पाई माइनस का 36 पाई, इन दोनों को आपस में आप माइनस कर देंगे तो आंसर विल बी 27 पाई। ठीक है ना, 27 पाई। जो रिमेनिंग है उसका क्या कहते हैं एरिया कितना है 27 पाई। जस्ट अ सेकेंड, सॉरी 54 माइनस 36 गलत कर दिया, 18 पाई। जस्ट अ सेकेंड, ये हो जाएगा 18 पाई। जो वेकेंट एरिया है वो कितना है 18 पाई। नेक्स्ट देखते हैं। वो कह रहा है 90 लीटर का एक मिक्सचर था, किसका, मिल्क और वाटर का। मिल्क और वाटर का किस रेशियो में था 7:2। देखो मिल्क कितना हुआ 90 डिवाइडेड बाय 9, सम ऑफ द रेशियोज इनटू में 7, 9 10 ज़ा, तो मिल्क है 70 लीटर, तो वाटर कितना हुआ उसके अंदर 20 लीटर। वो कह रहा है x लीटर ऑफ मिल्क और x लीटर ऑफ वाटर इज एडेड, 70 प्लस में x अपॉन में 20 प्लस का x। तो जो न्यू रेशियो है वो कितना हो गया 5:2। हमें क्या बताना है, x का वैल्यू बताना है। कर देते हैं 140 प्लस में 2x इज इक्वल्स टू में 100 प्लस में 5x, तो ये हो गया 40 इज इक्वल्स टू में 3x। तो x का वैल्यू हमारे पास कितना हो गया 13.33। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना था 13.33 लीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए वो क्या कह रहा है, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है जो सेल करता है एक लाइसेंस को फॉर अ न्यू एप्लीकेशन टू रीसेलर। जो सॉफ्टवेयर डेवलपर है उसने अपना जो लाइसेंस था, ठीक है, एप्लीकेशन का, वो किसको बेचा, एक रीसेलर को बेचा। अब इतना पता है रीसेलर इसको आगे किसे बेचेगा, कस्टमर को बेचेगा। अब देखो उसने जो अपना लाइसेंस को सेल करा वो कितना करा 20% डिस्काउंट पे करा, तो मार्क प्राइस के 80% पे करा। अब इतना तो पता है ना कि डिस्काउंट किस पे मिलता है हमेशा, मार्क प्राइस पर, अंकित मूल्य पे। अब वो क्या कह रहा है, एन इंस्टॉलेशन एंड सपोर्ट फीस, जो उसका एप्लीकेशन का इंस्टॉलेशन और सपोर्ट फीस था वो कितना था 50% इज एडेड टू द डिस्काउंटेड प्राइस। उसके बाद उसके ऊपर जो उसका इंस्टॉलेशन फीस था वो उसने ऐड करा, तो उसको उसके बाद 115 की वैल्यू पे उसने फाइनली बेच दिया। अब देखो इतना पता होना चाहिए, जो डेवलपर का जो सेलिंग प्राइस है वो किसके बराबर होगा, जो रीसेलर है उसके कॉस्ट प्राइस के बराबर। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो डेवलपर का सेलिंग प्राइस होगा और रिटेलर का कॉस्ट प्राइस होगा। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, जो रीसेलर था उसने सेल करा है लाइसेंस को 7,800 मतलब 7,800 रुपये उसके ऊपर और चार्ज करे। जो भी उसका कॉस्ट प्राइस था उसके अंदर उसने 7,800 रुपये जोड़े और फिर आगे रिटेलर को बेच दिया। अब जो ये 7,800 रुपये उसने उसे कितना प्रॉफिट दिया 25% का। ठीक है, तो मैं यहाँ से कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस, आप जिस चीज को भी बोलो उसका वैल्यू निकाल लें। तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितना हुआ, कॉस्ट प्राइस का अगर मैं 25% करूं तो मुझे क्या वैल्यू मिल जाएगी 7,800। तो यहाँ पे मैं कॉस्ट प्राइस का वैल्यू लिख देती हूँ, मैं ये सब कुछ कैलकुलेट नहीं कर रही, मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन में 25। ठीक है, तो हमें क्या बताना था, डिटरमाइन द ओरिजिनल मार्क प्राइस। बस ये हमें जो मार्क प्राइस है इसी का वैल्यू बताना है। तो 25 1 जा 25, 4 जा 4 1 जा 4 2 जा 0, देन 2 1 जा और ये हो जाएगा 5 5 और ये हो जाएगा 23। अब मुझे 23 को 78 1 2 3 4 को डिवाइड करना है 23 से। अब देखो अगर मैं इसे 23 से डिवाइड करना स्टार्ट करूं तो 23 3 जा कितना होता है 69 और 23 4 जा कितना होता है 92। मेरे पास कितना है 78, तो ये 3 से ही डिवाइड होगा। अब देखो 3 से अगर मैं ऑप्शंस के ऊपर नजर मारूं तो 3 से एक ही ऑप्शन आ रहा है 33,913। तो मार्क प्राइस हमारे पास कितना आ जाएगा 33,913। बाकी आप चाहो तो इसे पूरा सॉल्व कर लेना, तो आंसर आपका यही आएगा 33,913 का मार्क प्राइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहा है एक आइटम है जिसका मार्क प्राइस है 150 और कस्टमर को क्या दिया जाता है 10% का डिस्काउंट। तो 150 के ऊपर अगर मैं 10% का डिस्काउंट दूँ तो 90% की वैल्यू में उसे सेल करूंगी। तो वो क्या कहता है, द सेलर जो ये बेच के मतलब जो ये कैलकुलेट करके जो अमाउंट बना
जो सेलर का सेलिंग प्राइस बना, तो वो भी क्या है कॉस्ट, उसको तब भी क्या हुआ प्रॉफिट हुआ है 25% का, तो ये भी है कॉस्ट प्राइस के 125% के बराबर। तो हमसे पूछा है कॉस्ट प्राइस कितना है, तो ये कर देते हैं। देन ओके 25 5 जा 25 6 जा, तो 5 1 जा 5 1 जा 5 8 जा 40, 6 8 जा 48, 6 8 जा 48, तो आंसर विल बी 108। तो जो हमें कॉस्ट प्राइस बताना था, तो कॉस्ट प्राइस का वैल्यू कितना आ जाएगा 108। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए वो कह रहा है द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ टू टायर। अगर ये रेडियस का रेशियो है, सपोज अगर मैं इसको कन्वर्ट कर दूं किसके अंदर, एरिया के रेशियो में, तो एरिया क्या होता है पाई आर का स्क्वायर, आर कितना है 1:2 में, पाई आर का स्क्वायर, अगर मैं √2 का स्क्वायर करूंगी तो क्या होता है √2 इंटू में √2, तो कितना हो जाएगा 2, ठीक है ना, √2 इंटू में √2, तो ये हमारे पास क्या आ गया इनका एरिया का रेशियो। और मैंने फिर इसको पाई से पाई कैंसिल कर दिया, तो एरिया का रेशियो कितना आ गया मेरे पास 1:2, जिसके अंदर वो बोल रहा है जो स्मॉलर टायर है, जो स्मॉलर टायर का एरिया है वो कितना है 100 सेंटीमीटर, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई मेरे पास 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमसे पूछा जा रहा है कि बड़े वाले जो टायर है उसका एरिया कितना होगा, तो हमसे 2 की वैल्यू पूछी गई है, तो मल्टीप्लाई बाय 2, तो बड़े वाले टायर का एरिया कितना होगा 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो एक रेगुलर पिरामिड है जिसका बेस कैसा है स्क्वायर है, और एक साइड की लेंथ कितनी है 12 सेंटीमीटर, और उसकी स्लांट हाइट हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर, हमसे वॉल्यूम पूछा जा रहा है। अब देखो वॉल्यूम ऑफ पिरामिड क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड होता है 1/3 मल्टीप्लाई बाय बेस एरिया, बेस नहीं सिर्फ बेस एरिया, और मल्टीप्लाई बाय इट्स हाइट। अब देखो मैं कर देती हूँ 1/3, बेस में हमें दे रखा है कैसा है बेस स्क्वायर है, वर्गाकार है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर का एरिया कैसे निकालते हैं 12 इंटू 12 144 मल्टीप्लाई बाय हाइट चाहिए, और हमें उसने दे रखी है स्लांट हाइट। अब हमें देखो अगर मैंने एक स्क्वायर बनाया, उसके ऊपर से मैं यहां से एक राइट एंगल ट्राइंगल बना देती हूँ कि ऐसे बनेगा, देन वो पिरामिड की शेप आ जाएगी। तो ये जो बेस के ऊपर मैंने यहाँ से राइट एंगल ट्राइंगल निकाला, अगर मैंने उसका बेस था 12, ये पूरी साइड थी 12, इसका आधा कर दिया 6, तो ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है इसका बेस आ गया मेरे पास 6, इसकी स्लांट हाइट है 10, तो मैं यहाँ से इसके अंदर हाइट निकाल लूंगी, ठीक है ना, पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं। तो ये हो जाएगा 100 इज टू में 36 प्लस में h का स्क्वायर, तो ये माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 64 इज टू में h का स्क्वायर, तो हाइट मेरे पास कितनी आ गई 8, तो पुट कर देते हैं 8, तो 3 4 जा 12, 3 8 जा 24, 8 8 जा 64, तो यूनिट डिजिट पे 4 यहीं पे है सिर्फ, तो आंसर विल बी 384 सेंटीमीटर क्यूब। देखो वो कह रहा है दो सॉलिड हेमिस्फेयर, दो ठोस अर्धगोले, दो सॉलिड हेमिस्फेयर हैं जिनका रेडियस दे रखा है 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, जिनको उन्होंने क्या कर दिया मेल्ट कर दिया और एक सिंगल हेमिस्फेयर बना दिया, मतलब एक अर्धगोला बना दिया। तो हमें क्या बताना है उसका अप्रोक्सीमेट रेडियस बताना है, उसका अप्रोक्सीमेट त्रिज्या बतानी है। तो देखो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है 2/3 पाई आर का क्यूब, आर का क्यूब मेरे पास दे रखा है 216 प्लस में 2/3 पाई और आर का क्यूब ये कितना हो जाएगा 512, 8 का क्यूब यही होता है 512। देन इसको एक सिंगल हेमिस्फेयर बनाया 2/3 पाई आर का क्यूब, यही हमें आर का क्यूब का वैल्यू बताना है। तो 2 ये वाला टर्म मैंने तीनों जगह से कॉमन करके क्या कर दिया एलिमिनेट कर दिया, दोनों को प्लस करेंगे 216 प्लस 512 ये कितना हो जाएगा 728, ये किसके बराबर है आर का क्यूब। अब देखो 729 किसका क्यूब होता है 9 का, तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना है 9 सेंटीमीटर, हमसे एक अप्रोक्सीमेट लगभग वैल्यू ही पूछी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहा है एक हेमिस्फेयर था जिसे मेल्ट करा और क्या बना दिया एक कोन बना दिया, शंकु बना दिया, और दोनों की जो रेडियस है हेमिस्फेयर की और कोन की रेडियस सेम है, तो हमें क्या बतानी है हाइट बतानी है कोन की। तो 2/3 पाई आर का क्यूब किसके बराबर है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के, बस यहाँ से हमें ये एच का वैल्यू बताना है।
ये 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, पाई आर स्क्वायर से ये कैंसिल, तो मेरे पास हाइट का वैल्यू कितना आ गया 2 रेडियस 2r। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहा है दो सर्कल हैं जिनकी रेडियस है 9 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर और जो उनके सेंटर हैं उन दोनों के बीच की दूरी कितनी है 17 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा जा रहा है लेंथ ऑफ द इंटरनल कॉमन टेंजेंट, आंतरिक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई। तो देखो अगर उनके डिस्टेंस ये है 17 तो जो उनकी इंटरनल कॉमन टेंजेंट कौन सी हुई ट्रांसवर्स, ठीक है ना, ट्रांसवर्स टेंजेंट हमें बताना है। तो ट्रांसवर्स टेंजेंट का क्या फॉर्मूला होता है, टी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में डी का स्क्वायर माइनस में r1 प्लस में r2 का होल स्क्वायर। तो टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी कितना है हमारे पास 17, तो 17 का स्क्वायर 289 माइनस में r1 प्लस r2 हो गया 14 और 14 का स्क्वायर कितना हो गया 196। तो इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे 93, स्क्वायर हटा देंगे तो ये अंडर रूट हो जाएगा, तो अंडर रूट 93 सेंटीमीटर। देखो वो कह रहा है एक ट्राइंगल है ABC, मैं बना देती हूं ABC एक ट्राइंगल है जिसके अंदर एक लाइन सेगमेंट है DE इज ड्रॉन थ्रू द सेंट्रॉइड। जो DE है वो किसके थ्रू गुजर रही है, केंद्रक के थ्रू। देखो ये जो DE है यहाँ पे एक सेंट्रॉइड मान लेते हैं। सेंट्रॉइड क्या होता है, जो मीडियन को किस रेशियो में बांटता है 2:1 की रेशियो में। तो देखो मैं यहाँ पे एक अलग से बना के दिखाती हूँ। अगर ये एक आपका ट्राइंगल था और उस ट्राइंगल की एक ये मीडियन बनाए, मतलब यहाँ पे अगर दो मीडियन इंटरसेक्ट करें, अब जो ये मीडियन है इन्होंने ये कैसे इंटरसेक्ट करी है, ऐसे ना करके कैसे कर दी, ऐसे कर दी, ठीक है। तो ये जो सेंट्रॉइड है ये इस लाइन को किस रेशियो में बांटेगा 2:1 की रेशियो में। अगर मैं ये छोटे वाले ट्राइंगल की बात करूं, इसकी हाइट कितनी हो जाएगी 2 यूनिट, और जो ये बड़ा वाला ट्राइंगल है इसकी जो ये हाइट हो जाएगी वो कितनी यूनिट हो जाएगी 3 यूनिट, ठीक है। तो अब मैं अगर साइड की बात करूं, साइड या हाइट की अगर हम बात करें ADE इसकी साइड कितनी है 2 यूनिट हाइट, ठीक है। और जो पूरा ABC है ABC इसकी हाइट कितनी है 3 यूनिट। अगर मैं इसका साइड का क्या कर दूं, स्क्वायर कर दूं, तो क्या हो जाता है, ये क्या बनता है हमारा एरिया का स्क्वायर। तो ये एरिया ऑफ ADE आ गया और ये एरिया ऑफ ABC आ गया। यहां तक क्लियर हो गया। तो अब हमसे क्या पूछा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल। स्मॉलर ट्राइंगल का एरिया का रेशियो इज 2। ये जो आपको चतुर्भुज दिया है, ट्रिपोजॉइड दिया है, DEBC का रेशियो, तो ADE का रेशियो कितना है 4:2। अगर मैं टोटल में से 9 में से 4 माइनस कर दूं तो बाकी बचा कितना, ये 4 और ये कितना हो गया 5, तो टोटल कितना है 9। तो बाकी ये जो ट्रिपोजॉइड है, ये चतुर्भुज है, इसका एरिया कितना है 5 यूनिट, तो 4:5। अब देखिए एक क्वाड्रिलेटरल है, एक चतुर्भुज है ABCD। इसके अंदर वो क्या कहता है, AB क्या है पैरेलल है टू CD, AB CD के पैरेलल है, इक्वल नहीं है। AC इज डायगोनल, ये जो AC है ये क्या है डायगोनल है। AB इज CD, अब बता रहा है AB क्या है CD के इक्वल भी है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि ये जो दो ट्राइंगल है, ट्राइंगल 1 और ये ट्राइंगल 2, ये किस क्राइटेरिया के थ्रू कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होता है। अब देखो दोनों के अंदर क्या है, ये AB किसके इक्वल है CD के, ये वाला एंगल ये वाले एंगल के इक्वल है। एंगल B किसके इक्वल है, एंगल C के। कैसे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। और फिर उसके बाद AC क्या है साइड है, साइड किसके इक्वल है, मतलब कॉमन है ना दोनों ट्राइंगल्स के अंदर, तो AC के इक्वल है। तो ये किससे प्रूफ हुआ कॉन्ग्रुएंट, साइड एंगल साइड। तो ये किसके थ्रू कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हुआ, साइड एंगल साइड के थ्रू। देखो वो कह रहा है द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल ABC कन्वर्ज एट द इन सेंटर। ये जो ट्राइंगल है ABC,
इसके जो एंगल बाइसेक्टर हैं, एंगल बाइसेक्टर कहाँ मिलते हैं, इसके सेंटर पे, ठीक है, वो यहाँ पे मिलते हैं आई के ऊपर, ठीक है। और हमसे बोला गया है जो BIC है इसका मेजर है 125 और हमें बताना है BAC, ये जो A है इसका हमें एंगल बताना है। तो इन सेंटर क्या होता है 125, इन सेंटर किसके इक्वल होता है 90 प्लस A/2, ठीक है ना, A जो है A/2, ठीक है। तो 125 माइनस में 90 कितना हो गया, ये हो गया 35 इज इक्वल्स टू में A/2, तो A कितना हो गया 70 डिग्री। तो ये BAC बोल दो या A बोल दो, A का वैल्यू कितना आ गया 70 डिग्री। इसे डेसिमल में करना है, कन्वर्ट कर देते हैं, 16 आ जाएगा, 2 + 1 3/16। तो अब अगर आप इसे कैलकुलेट करना स्टार्ट करोगे तो ये 0 पॉइंट, तो 16 1 ज़ा 16, 1 के ऊपर एक ही ऑप्शन है 1875। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहा है एक सर्कल है जो सर्कमस्क्राइब है अबाउट द ट्राइंगल, मतलब एक सर्कल है जो ट्राइंगल के चारों तरफ प्रतिबद्ध है, ठीक है। उसके अंदर वो कह रहा है कि एक जो ट्राइंगल का एंगल है वो कितना है 120 डिग्री, सपोज दिस वन इज 120 डिग्री, यह है ABC। और जो इसका रेडियस है किसका, सर्कल का, सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल का जो रेडियस है, रेडियस को किससे डिनोट करा है R से, त्रिज्या को R से। और फिर हमसे क्या कहा गया है, जो 120 के ऑपोजिट की साइड है, मतलब 120 के ऑपोजिट कौन सी साइड है BC, तो हमसे BC का लेंथ पूछा है क्या होता है। तो देखो फॉर्मूला लगाएंगे, BC किसके इक्वल है, ट्वाइस ऑफ रेडियस साइन थीटा। तो ट्वाइस ऑफ रेडियस साइन थीटा, साइन 120 डिग्री, या तो आप क्वाड्रेंट के थ्रू निकाल लो, ठीक है ना, ASTC। तो साइन थीटा इसके अंदर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और मतलब 90 डिग्री से आगे कितना गया है 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3/2, तो ये हो जाएगा √3/2। तो हमारे पास BC का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया R√3, ठीक है। या तो अगर आप क्वाड्रेंट के थ्रू निकाल सकते हो, क्वाड्रेंट के थ्रू निकाल लो, नहीं तो ऐसे साइन 180 माइनस में थीटा इज इक्वल्स टू में थीटा, 180 माइनस में थीटा इज इक्वल्स टू थीटा नहीं, इज इक्वल्स टू में साइन थीटा, साइन थीटा ये हमें दे रखा है 120 डिग्री, तो ये हो जाएगा 120 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू कितना आ गई 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री √3/2। अगर ऐसे कैलकुलेट करना है तो ऐसे कर लो, नहीं तो क्वाड्रेंट से आता है तो क्वाड्रेंट से कर लो कन्वर्ट। अब वो कह रहा है एक सर्कल है जिसके अंदर दो कॉर्ड हैं 7 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। अब इतना तो सभी को पता होगा, अगर जो बड़ी कॉर्ड है वो सेंटर के पास में होती है, तो ये वाली कॉर्ड मान लेते हैं 9 सेंटीमीटर, ये दूसरी कॉर्ड है ये है 7 सेंटीमीटर। वो कह रहा है इफ द 9 सेंटीमीटर कॉर्ड 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर, अगर ये जो 9 सेंटीमीटर है ये है 4 सेंटीमीटर दूर है किससे, सेंटर से। अब देखो जब भी हम सेंटर से किसी भी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर बनाते हैं तो वो कॉर्ड को क्या करता है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, ये हो गया 4.5, ये इसका रेडियस बनेगा और ये इसका रेडियस बनेगा, आर दोनों में इक्वल होगा। तो हमसे क्या पूछा है, व्हाट कैन बी सेड अबाउट द डिस्टेंस ऑफ द 7 सेंटीमीटर कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर, जो 7 सेंटीमीटर की कॉर्ड है इसका जो डिस्टेंस है सेंटर से, इसके बारे में हमें बताना है। क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं, या तो वो 4 सेंटीमीटर से कम है, 4 सेंटीमीटर के बराबर है, या 4 सेंटीमीटर से ज्यादा है। तो देखो कैसे करेंगे, आर इज इक्वल्स टू, अभी ये मैं फर्स्ट वाले का कर रही हूँ, 4.5 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर, ठीक है, और सेकंड वाले के लिए आर का स्क्वायर, क्योंकि दोनों के लिए रेडियस तो सेम है, तो ये इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, 2 3 ज़ा 6, 3.5 का स्क्वायर प्लस में, और पूरा डिस्टेंस को डी मान लेते हैं, डी का स्क्वायर इक्वेट करा देते हैं, 45 का स्क्वायर 4 5 ज़ा 20.25 प्लस में 16 इज इक्वल्स टू 35 का, तो 3 4 ज़ा 12.25 प्लस में डी का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो गया 36.25 इज इक्वल्स टू में 12.25 प्लस में डी का स्क्वायर, 25 से कैंसिल, ये हो जाएगा 24 इज इक्वल्स टू में डी का स्क्वायर। अब देखो 24 क्या है, 4 के स्क्वायर से तो बड़ा है और 5 के स्क्वायर से छोटा है। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो ये लगभग कितना है 4.9 सेंटीमीटर। तो हम क्या कहेंगे
वो क्या है, इट इज ग्रेटर देन 4 सेंटीमीटर। तो हमारा जो ऑप्शन रहेगा वो थर्ड रहेगा, जो इसका पूरा डिस्टेंस है सेंटर से 7 सेंटीमीटर वाली कॉर्ड का वो लगभग 4.9 सेंटीमीटर है, तो इट इज ग्रेटर देन 4 सेंटीमीटर। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहा है दो सर्कल्स हैं जिनकी रेडियस है R1 और R2 और उनके क्या है जो सेंटर है, जो उनके केंद्रों के बीच की दूरी है वो कितनी है 20 सेंटीमीटर, और हमें क्या बतानी है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, वही जो अभी ऊपर सॉल्व करा है। तो ट्रांसवर्स का क्या फॉर्मूला होता है, ट्रांसवर्स इज इक्वल्स टू में d का स्क्वायर माइनस R1 प्लस में R2 का होल स्क्वायर। तो t का स्क्वायर इज इक्वल्स टू डिस्टेंस इज 20, तो ये हो जाएगा 400 माइनस में R1 प्लस R2 कितना हो गया 10, तो 10 का स्क्वायर 100, तो ट्रांसवर्स कितनी हो गई हमारे पास अंडर रूट में 300 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 1। सो आज की वीडियो में हमने पूरे 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं थर्ड शिफ्ट के 16 सितंबर के। होप इस वीडियो में जितने आपके डाउट्स रहे होंगे वो सब क्लियर हो गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अगर आपको लगता है आपके किसी फ्रेंड फैमिली के लिए हेल्पफुल है प्लीज़ डू शेयर द वीडियो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।